उत्तराखंड में अभी तक यूसेट नहीं था, जिसके कारण कि हमारे छात्र छात्राएं को नेट देना पड़ता था और नेट में जो था सिर्फ श्रीनगर पर ही सेंटर हुआ करता था और वहाँ पर बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते थे। तो हम लोग बैठे पीडी पंजीर में, मेरी कंपनी में, इसको काम किया जाए सर। तो हम लोगों ने किया और मेहनत की, दिल्ली में गए, ये गए, बहुत क्या। तो हम पहला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लाए और पंजीकरण, और हम लोग बैठे में इसका नाम क्या रखा जाए, हमने कहा यू लगा देते हैं आगे पंजीकरण के। तो हमने उसका नाम उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा और उसके पहले जो है जिसे कहते हैं कर्ता धर्ता जिसे कहते हैं डायरेक्टर जो है पंजी है, पंजी के ही निर्देशन में पहला यूसेट हुआ, जिसके कारण इतने छात्र छात्रा उसको पास कर पाए और जगह जगह नौकरियों में है। तो पंजी का हमेशा एक सहयोग रहा है और हर जगह पर मेरा कि हम इस काम को ठीक से करें। यहाँ पर देवलाल जी भी बैठे हैं, मंचा सिंह देवलाल जी से मेरा परिचय तब से जब वो यहाँ हल्द्वानी यूयू में आए हैं। हमारी साइंस की एक्टिविटी में हमेशा हल्द्वानी कॉलेज में हम IPR कराते थे उन दिनों 2013 से 12-13 उससे भी पहले से करा रहे थे हम लोग, IPR करा रहे थे। तो उस पर हमारे लगातार आते हैं और अभी मेरा परिचय हुआ प्रवेश सहगल जी से, ये भी दिल्ली से आपने बताया कि वहाँ पर जियोलॉजी से विषय से आए हैं। और यहाँ पर मेरे मित्र जैसे कहते हैं छोटे भाई आशुतोष हैं, आशुतोष से मेरा बहुत लंबा संबंध रहा है साइंस पॉपुलराइजेशन में। संभव इतना है मुझे याद भी नहीं कि 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, जब से प्रेरणा में आए थे तब से हम हमेशा साइंस पॉपुलराइजेशन पर, साइंस डे हो या इंजीनियर्स डे हो या कोई भी वर्कशॉप करानी हो तो उस पर भी क्या करते थे, हम लगातार काम करते थे। एक सज्जन और हैं यहाँ पर हमारे गिरजा पांडे जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है साइंस पॉपुलराइजेशन में, क्योंकि समर बागची जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंस पॉपुलराइजेशन के आदमी मानते हैं कलकत्ता में, तो वो हमेशा उनके साथ रहते थे। जब मैं कार्यक्रम कराता था नैनीताल में तो गिरजा भी आते थे। तो गिरजा की भी भले इतिहास के हैं पर उनकी बड़ी वैज्ञानिक सोच है, वो समाज को बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं। तो यहाँ पर मेरे अन्य छात्र भी बैठे हैं, मेरे मित्र भी बैठे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद है। डॉक्टर पांडे इधर किनारे पर बैठे हैं, इन्होंने भी हल्द्वानी में साइंस में कॉलेज में हमारे बहुत लंबे लंबे कार्यक्रम करा रहे हैं, कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं ये। पर इनका सहयोग हमेशा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन उस समय सर कोई नहीं जानता था, तो पांडे जी ने मिल करके ये प्रोग्राम कराया हल्द्वानी में। और उत्तराखंड के लोगों के लिए हमने यहाँ पर आशुतोष और हमने 7 दिन की कराई थी ना वो वाली पांडे जी, 7 दिन की वर्कशॉप कराई थी, 7 दिन की वर्कशॉप इन लोगों ने कराई थी और बहुत अच्छी वर्कशॉप रही टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पर। और आज जो कहते हैं वर्चुअल लैब, तो वर्चुअल लैब हम उस समय पर हम लोगों ने वर्चुअल लैब की बात की, वर्चुअल लैब को लेकर के करते थे। खैर फिर रुद्रपुर में जाकर तो मैंने स्टेट की पहली वर्चुअल लैब डिजाइन कर ली थी। तो ये सब कंप्यूटर इन सब लोगों ने सिखाया है, आशुतोष ने, पांडे जी ने, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 2 लोग हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उसके माननीय कुलपति जी बैठे हुए हैं और अपने आप में उसकी पूरी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और इनकी ख्याति लगातार फैल रही है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इनको स्वस्थ बनाए रखे और स्फूर्ति इनको दे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास लगातार होता रहे। हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जिस तरीके की इनकी इच्छा है कि शिक्षा जाए और उस तरीके से ले जाने का काम करते रहें। दूसरा हमारा बैनर लगा है विभा का, तो विभा का, तो ये विभा क्या चीज़ है? ये विज्ञान भारती है। तो विज्ञान भारती, कुछ विचारकों ने ये सोचा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमें लोगों को एक विकसित वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करनी होगी सभी लोगों में, जिससे कि समाज का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और उनके अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो। तो इसको लेकर के ये करीब बासु साहब ने बेंगलोर में, KL बासु साहब हुए हैं, वो हमारे कोडाईकनाल में जो इंस्टीट्यूट है CSIR की इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो CSIR की, उसके डायरेक्टर रहे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे कि विज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके।
तो उन्होंने बनाया स्वदेशी विज्ञान आंदोलन। तब हम काम करते थे स्वदेशी विज्ञान आंदोलन में। मेरे एक मित्र हैं केरल में, ए जय कुमार, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। ये करीब करीब बन गया 91 से पहले ये लोग काम कर रहे थे उस पर। तो ए जय कुमार लोगों ने, आपको ताजुब होगा आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, उस आदमी ने 92 से के बाद करीब करीब 93 में मैं वहां आ गया था, यहाँ पर वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस करा दी थी केरल में, ए जय कुमार ने। वो बाद में, अब ये विज्ञान भारती कैसे बना मैं उसकी बात करा रहा हूँ। तो ये प्रोफेसर के एल बासु साहब जो निदेशक थे, उनके निर्देशन में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की नींव पड़ी और वहां से हम क्या करने लगे, अपने भारतीय जो विज्ञान है उसको हम लेकर के आगे की ओर बढ़ते हुए गए। उसके बाद जब ये आंदोलन क्या, ये एक विज्ञान के प्रचार प्रसार का एक माध्यम था, उसको लेकर के जब हम आगे की ओर बढ़ते रहे तो उसके बाद क्या हुआ, ये सोचा गया कि इसको नागपुर में एक बैठक आयोजित की गई, करीब करीब 20 या 21 अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर 1991 तक हम स्वदेशी विज्ञान में कह रहे थे कि इसको कोई ऐसा नाम दिया जाए, कोई नया नाम दिया जाए। तो तब से विज्ञान भारती नाम आया। पहले तो विज्ञान भारती लिखते थे इसको, अब हम विज्ञान भारती लिखने लगे हैं, तो उनको ये वाले। तो ये विज्ञान भारती तब क्या होगा, अखिल भारतीय स्तर पर ये काम कर रहा था। पहले जो था केरल, तमिलनाडु और उन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहा था। वहीं पे वो आर्यभट्ट पर कभी सेमिनार करा देते थे, तो कभी नागार्जुन पर करा देते थे। वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस उन्होंने वहां पर कराई, बहुत बड़ा काम किया उसको। इस तरीके के अनेक करा रहे थे उनका। तो विज्ञान भारती बैनर बनने से उसके अंदर अनेकों चीजें शामिल हो गई। जैसे अभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जो हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन कंपटीशन है सर। ये बच्चों के लिए विज्ञान के इस पर क्या करते हैं, प्रतियोगिता कराई जाती है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो और अभी हमारा नया मिशन चल रहा है, नीड मिशन, नेशनल एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। इसके करीब करीब 30 अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, आयामों में काम कर रहे हैं। नीड मिशन क्या करते हैं, एनर्जी और एनवायरनमेंट में। और हमारा सौभाग्य है कि नीड मिशन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं वो तृप्ता ठाकुर है, और हमारे वहां पर अभी वाइस चांसलर है, और उनके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं भी हूँ। 7-8 लोग हम नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। तृप्ता ठाकुर उसकी हमारे नीड मिशन की नेशनल एनर्जी। तो अभी मैं देवलाल जी से कह भी रहा था कि कोई एनर्जी पर यहाँ पर काम कराते हैं, एनवायरनमेंट और एनर्जी पर। इसी तरीके से आहार क्रांति मिशन चल रहा है, लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बड़े लेवल पर ये काम वहाँ पर पूरी हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग आयामों को विज्ञान भारती और जिसको फैला रही है। उद्देश्य इसका पहला है भारतीय धरोहर के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प। पहले तो हमारी जो हमारी परंपरा है, हमारा विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान है, इसको क्या कराया जाए, क्योंकि मूल रूप से जो हमारा समाज है, वो हमारी जो रुचि है वो आध्यात्मिक है। अगर आप किसी देखें, दुनिया की अलग अलग जो सभ्यताएं हैं वो अलग अलग चीजों पर गौरवान्वित होती है। कोई अपने लोकतंत्र पर होती है, तो कोई कला पर होती है। हेलेनिस्टिक कल्चर जो होगी वो अपनी संस्कृति कला पर होगी। रोम अपनी दूसरी तरीके से होता है। बाइजेंटाइन एम्पायर अपनी दूसरी चीजों पर होता था, ठीक। और चाइना की हाइन सिटी अपनी दूसरी। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो आध्यात्म पर आधारित है। तो इसके साथ जो भौतिक और आध्यात्म, इनके लोगों को अभी कुछ देर पहले भी इन्होंने देवलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। बात ये कर रहे थे देवलाल जी, जो कह रहे थे कि हमारे पास वेद, जो विज्ञान की धारणा है, वो वेद उपनिषद, और उसमें वेद उपनिषद का पंच महाभूत की तो कल्पना कब कर दी थी। और जब हम यूरोप की ओर जाकर के देखते हैं, ब्रूनो नाम के एक साइंटिस्ट को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। कौन सी सदी में? 1600। कितना हम 1600 में ब्रूनो क्या कर रहा था, आसमान उसके बारे में वैज्ञानिक बातें कर रहा था। पृथ्वी अपनी जगह घूमती रहती है और क्या है, और सूर्य स्थिर रहता है। तो ब्रूनो को चर्च ने उसने जिंदा जला दिया गया। फोटोग्राफ देखेंगे आप, नेट पर मिल जाएंगे, उसमें ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। मतलब इतनी फ्रीडम नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर आप 1500 BC पहले हमारे वेद और उपनिषद बने रहे थे, वो अपने षड दर्शन के साथ साथ क्या कर रहे थे, चार्वाक को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना साइंटिफिक हमारा, वैज्ञानिक हमारा दृष्टिकोण रहा होगा ये। दीजिए
4 भाग। वो कहते नहीं, इसको यदि ऋणम तत्वा यावत जीवन सुखम जीवित, ये क्या दे रहा है। तो इतनी हमारी वैज्ञानिक कल्पना थी, जिसको कि कमल देवलाल जी बात करने की कोशिश बता रहे थे यहाँ पर। तो पहले इसका हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि भारतीय धरोहर के संरक्षण को किया जाए। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में स्वदेशी आंदोलन का पुनरुत्थान, क्योंकि मूल रूप से ये हमारा संस्था जो होती है वो स्वदेशी विज्ञान को लेकर के बनी है। तो जो भी है स्वदेशी कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन को गति मिल सके, स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी विचार है, उनको हम क्या करें, आगे की ओर ले जाएं। और तीसरी बात ये थी कि भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि, वैज्ञानिक शब्दावली का विकास हो, हर जगह की एक जैसी शब्दावली का विकास हो, जिससे कि सब लोग विज्ञान को समझने में आसानी हो सके। विज्ञान आंदोलनों को सक्रिय करना, उसके बाद प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक कल्पनाएं हैं, वैज्ञानिक जो कल्पनाएं तो नहीं कहूँगा, वैज्ञानिक तथ्यों को हम क्या करें, उसको समाज तक उसको पहुँचाएं। चौथा है शैक्षिक संवाद स्थापित किए जाए। उन जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी वैज्ञानिक खोजें हैं, उनको हम क्या करेंगे, शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी या सिलेबस बनाने वाले उन लोगों को हम वहाँ तक उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ले जाएं।